वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारी धातु प्राप्त करने की सीरीज चल रही है, ठीक है, और हमें धातु कैसे प्राप्त करनी है हम इस चीज को देखते हुए जा रहे हैं। तो हमने कल ये देखा था कि भाई अयस्क से हम जो अलग अलग धातु मतलब जो उच्च अभिक्रियाशील यानी जो हाई मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो कैसे रिएक्शन मतलब उनको कैसे प्राप्त करते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब ये चार्ट हमने समझा था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में। आज हम एक एक करके ये कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होता है, अयस्कों को शुद्ध करना होता है, ठीक है, अयस्कों को शुद्ध करना होता है, ठीक है, जिससे मतलब जो उसमें मिट्टी या फिर ऐसे ऑक्साइड ये सब चीजें जो होती है उनको दूर करना होता है, जो कि हम किसके द्वारा करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लवन विधि और एक द्रव चालित धुलाई, और रासायनिक विधियां अलग भी हो सकती हैं। ठीक, आइए तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, ठीक है। बहुत नई शुरुआत, अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत भी और अच्छी शुरुआत भी। तो भाई हम सबसे पहले हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी, ठीक है, जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने जो लास्ट टाइम पढ़ी थी में सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, नीचे आने वाली यानी जो सबसे नीचे आती है, जो हाइड्रोजन से नीचे आती है, हाइड्रोजन से नीचे जो आती है मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होती है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, Hg हो गया, ठीक है, और Ag हो गया, Au हो गया, Pt हो गया, ये सब क्या है, ये चारों ऐसी चीजें हैं, ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, बहुत ही ज्यादा लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, यानी इनमें क्या है, रिएक्शन करने की क्षमता जो होती है, पावर जो होती है, कैपेसिटी जो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। तो भाई जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु होती है वो काफी अनअभिक्रिय होती हैं, यानी जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, निष्क्रिय धातु भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्क्रिय धातु, ठीक है। कौन कौन सी, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर, ये सब। अब जैसे उदाहरण के लिए, एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं जो HGS होता है, जिसको हम सिनाबार भी कहते हैं, मरकरी, ठीक है। मरकरी का जो एक अयस्क होता है वो होता है HGS, ठीक है, मरकरी का। अब हमें सबसे पहले देखो भाई, जितने भी हमारे पास मतलब जितने भी हमारे पास धातु होती हैं वो अधिकतर सल्फाइड, कार्बोनेटो, ठीक है, ये मतलब यौगिकों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक। जैसे HGS है, HGS को सबसे पहले जब हमें अगर इससे धातु प्राप्त करनी हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसके ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है, इसका ऑक्साइड बनाएंगे, यानी इसमें क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होनी चाहिए, ऑक्सीजन आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, मतलब जो ऑक्साइड आएगा, धात्विक ऑक्साइड आएगा, उसको गर्म करते हैं और फिर उससे क्या है, धातु प्राप्त करते हैं। तो भाई वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड देता है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। कैसे, जैसे सिनेबार है, HGS है, जब हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करने के लिए हमें क्या चाहिए, गर्म करने के लिए क्या चाहिए, इसको जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्या बना देता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो होता है, ठीक है, इसको जब और हीटअप करते हैं और गर्म करते हैं तो ये क्या बना देता है भाई, मरकरी तो अलग रह जाता है, ठीक है। हमारे पास ऑक्सीजन बेचारी है, गैस बन जाती है, हवा में उड़ जाती है, ऑक्सीजन तो भाई हवा में उड़ते रहते, ठीक है, मरकरी हमें प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से मतलब जितनी भी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो इसी तरीके से हम क्या है, इनसे धातु प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले धातु प्राप्त करने का जो भी प्रोसेस है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी यौगिक हो, ठीक है, किसी भी यौगिक के रूप में हो, हमारा जो अयस्क है वो किसी भी यौगिक के रूप में हो, हमें सबसे पहले उससे ऑक्साइड बनाने हैं और देन ऑक्साइड से हमें क्या बनानी है, ऑक्साइड से हमें उसका अपचयन, यानी अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की हानि करानी, अपचयन कराना है। अपचयन करा के हमें क्या मिल जाता है, हमें जो है ओरिजिनल मेटल मिल जाती है, ओरिजिनल मेटल, वाह, ओरिजिनल मेटल नहीं, मतलब मेटल मिल जाती, धातु मिल जाती है, ओरिजिनल मेटल, वाह क्या वर्ड है, ठीक है। अब इसी प्रकार से जैसे एक और एग्जांपल ले लिया इन्होंने, जो कॉपर सल्फाइड है, ठीक है, कॉपर सल्फाइड को सबसे पहले सेम प्रोसेस की हम क्या करेंगे, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा के हम उसके ऑक्साइड बना लेते हैं। बट जो कॉपर सल्फाइड है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर अलग कर देता है और SO2 गैस अलग बना देता है। ये S02 नहीं, SO2 है, दोनों कैपिटल होने चाहिए भाई। आप कभी भी जब भी केमिस्ट्री में का नाम आ जाए तो जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही लिखें और जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही लिखें। इन्होंने जैसे ऑक्सीजन को O को छोटे लिख दिया, ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो भाई ये कॉपर सल्फाइड जो है
कॉपर सल्फाइड को सबसे पहले हमने हीटअप करा, कॉपर ऑक्साइड बना लिया, ठीक है। देन जब हम इसको दोबारा कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको दोबारा उसके साथ हीटअप करते हैं, तो भाई ये कॉपर अलग हो जाता है और सल्फाइड गैस बना देता है। भाई ये जो रिएक्शन एस है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बना लेता है, ठीक है। इस तरीके की रिएक्शन होती है। तो ये उनमें मतलब ये कौन सी वो थी हमारे पास मेटल जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, जो कि क्या है, लेस रिएक्टिव है, यानी जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती। कौन कौन सी हो गई, कॉपर हो गई, मरकरी, ठीक है, और सिल्वर, सोना, प्लेटिनम, ये सब क्या है हमारे पास बहुत ही लेस रिएक्टिव होती है, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई जो बीच में स्थित है, बीच में स्थित का मतलब है कि हाँ भाई जैसे हमारे पास लोहा हो गया, ठीक है, और जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सब जो है ये मध्यम श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। तो इनका जो है हम दो तरीके से मतलब दो तरीके के रूप में इनका वो पाया जाता है हमारे पास अयस्क। एक तो होता है भाई जो प्रकृति में पाए जाते हैं या तो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फाइड यानी जैसे ZNS, ठीक है, जिसके पास क्या सल्फर हो, या फिर ये कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, यानी ये ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, ठीक है, इस तरीके से पाए जाते हैं। या तो ये सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे या फिर कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे जो प्रकृति में पाए जाएंगे। अब हम इनसे क्या करते हैं, इनसे सबसे पहले हम प्राप्त करते हैं ऑक्साइड। क्या बनाते हैं इनके, ऑक्साइड, यानी जिंक ऑक्साइड बना लेंगे। फिर उसके बाद हम उसका रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, रिडक्शन का मतलब है कि भाई हम उसका अपचयन करवाते हैं, उसमें से ऑक्सीजन की हानि करानी किसी भी तरीके से, कैसे भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। बात क्या है, जब सल्फर की ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे पास जिंक सल्फाइड है, यानी सल्फाइड वाली अयस्क होते हैं, सल्फाइड जिनमें सल्फर होता है, सल्फाइड वाले अयस्क जो होते हैं वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, ठीक है, जब वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर हम जब उनसे ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो भाई उनको उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, भर्जन। क्या कहते हैं, भर्जन, रोस्टिंग, ठीक। तो सीधी सी बात याद रखेंगे, जब हम किसी भी धात्विक सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में उससे क्या प्राप्त करते हैं, हम उससे हम प्राप्त करते हैं क्या, ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, भर्जन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन, ठीक है। निस्तापन में क्या होता है, निस्तापन देखो, भर्जन में ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, निस्तापन में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, ठीक है। निस्तापन का क्या मतलब है कि भाई जो कार्बोनेट होते हैं ना, जितने भी कार्बोनेट होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, वायु की सीमित वायु में, यानी वायु की अनुपस्थित, एक तरह से अब्सेंस मान लो, ठीक है, वो कार्बोनेट अयस्कों को बहुत ही कम मात्रा में वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड परिवर्तित हो जाता है। यानी हम उसको ऐसी इजीली गर्म करेंगे तो वो क्या है, जिंक ऑक्साइड, उससे प्राप्त हो जाएंगे हमें ऑक्साइड। तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्तापन। बेसिकली बात यह है, कार्बोनेट अयस्क से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर हम उससे क्या प्राप्त कर रहे हैं, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो भर्जन और निस्तापन आपको क्लियर हो गया। भर्जन क्या होता है भाई, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें सल्फाइड अयस्क से ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या प्राप्त करा जाए, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त करा जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या, भर्जन, ठीक है। निस्तापन किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं, ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं उनसे उनको गर्म करके, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनको गर्म करके हम क्या प्राप्त करते हैं, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो क्या कहलाते हैं भाई, उनको हम कहते हैं क्या, निस्तापन। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब बेसिकली बात क्या है, रिएक्शन आपको पता है, ZNS है, ठीक है, जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भर्जन का काम चल रहा है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ठीक। जिंक ऑक्साइड बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो S बचा, ऑक्सीजन बचा, SO2 गैस, सल्फर दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, SO2 गैस बना देंगे, ठीक। निस्तापन में क्या है, निस्तापन में क्या होता है, जो कार्बोनेट आयन होते हैं जब हम उनको हीटअप, सीधी बात है, कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाता है कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो निस्तापन में आप याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, भर्जन में आप याद रखेंगे कौन सी गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसके बाद
देखो हमने आपको क्या बताया कि किसी भी अयस्क से धातु कैसे प्राप्त करी जाती है। सबसे पहले अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और धात्विक ऑक्साइड का अपचयन करवाते हैं, तब हम उससे धातु प्राप्त करते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑक्साइड तो बना लिए दोनों कंडीशन में, कार्बोनेट से भी और सल्फर से भी, ठीक है, दोनों कंडीशन में हमने बना लिए। देन अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन, ठीक है, कार्बन को अपचायक के रूप में लेंगे। कार्बन जो है हमारे पास, उसको अपचायक कार्बन ले सकते हैं, या फिर जो इनसे ज्यादा शक्तिशाली धातु होती है उसको पकड़ सकते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसका अपचयन करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कार्बन ले लिया। कार्बन का जब अब क्या कहते हैं इससे रिएक्शन करवाते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और जिंक अलग हो जाता है, ठीक है। जब जिंक को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो उससे जिंक धातु अपचयित हो जाती है, यानी जिंक हमारा अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। लेकिन 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 हम इससे पहले क्या पढ़ के आ चुके हैं, सक्रियता श्रेणी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक। सक्रियता श्रेणी क्या बताती है कि भाई जो अधिक सक्रिय धातु होती है, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर धातु हैं हमारे पास, वो अपने से नीचे वाली को हटा देती है। यानी अगर हमारे पास ऑक्साइड होगा किसी भी धातु का, अगर हम उसकी रिएक्शन करवा दें उससे अधिक पावरफुल वाली धातु से, तो वो उसको अलग भगा देगा, उसको भगा देगा उसके कहते हैं ऑक्साइड से। तो भाई हमने यही काम करा, हमने देखा भाई यहाँ पर हमने मैग्नीज ऑक्साइड का उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस बुक में मैग्नीज ऑक्साइड का उदाहरण है। मैग्नीज ऑक्साइड, जो मैग्नीज है वो एल्यूमिनियम से नीचे आता है। एल्यूमिनियम पकड़ लीजिए, पोटेशियम पकड़ लीजिए, सोडियम पकड़ लीजिए, ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, सोडियम ले लिए, कैल्शियम ले लिए, एल्यूमिनियम ले लिए, बस जस्ट ये बात होनी चाहिए, बस क्या बात होनी चाहिए कि भाई जो Mn से ऊपर धातु आएगी सक्रियता श्रेणी में, जो पावरफुल, मतलब सक्रियता श्रेणी में जो Mn से पावरफुल है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीज ऑक्साइड की जब हम एल्यूमिनियम हमें याद आए कि भाई एल्यूमिनियम मैग्नीज से ऊपर आता है, ठीक है, और Mg से भी ऊपर आता है, ठीक, नहीं भाई मैग्नीशियम से नीचे आता है, ठीक है। तो भाई एल्यूमिनियम जब कहते हैं किससे, मैग्नीज ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो ये क्या बना देता है, Mn बना देता है, ठीक है, और हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। तो सीधी बात, हमें क्या चाहिए था, हमें तो मैग्नीज चाहिए था ना, मैग्नीज हमें मिल गया, बट एक कमी है। क्या बात क्या है, ये रिएक्शन जो होती है बहुत ज्यादा ऊष्मा छेपी होती है, इसमें क्या है धातु हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती है, यानी गल जाती है, ठीक है। अच्छा, आपने ट्रेन की पटरियों पे बेल्डिंग करते हुए देखा है क्या, बेल्डिंग मतलब ट्रेन की पटरी होती है, उसके जो दो पटरियां हैं उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसको कैसे भरा जाता है। बात क्या है उसमें, हम क्या ये वाला ये रिएक्शन होती है भाई, वास्तव में आयरन ऑक्साइड, यानी जो मतलब आयरन थर्ड ऑक्साइड होता है यानी फेरिक ऑक्साइड होता है, उसकी एल्यूमिनियम के साथ उपयोग करके, ठीक है, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कराकर हम क्या करते हैं, लोहे को तो अलग कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमारे पास घोल बन जाता है, ठीक है। रेल की पटरी, ठीक है, लोहा हमारा लिक्विड में और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है, रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों में जोड़ने के लिए किया जाता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं, या गोल्ड स्मिथ थर्मिट रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्ड स्मिथ थर्मिट रिएक्शन। क्या होती है गोल्ड स्मिथ थर्मिट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है, लोह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम से करवाई जाती है और उसमें Fe अलग मिल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा बन जाता है और बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा बनती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। लास्ट बचता है भाई हमारे पास सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर आता है, जिसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, ठीक है, जिसको कोई विस्थापित नहीं कर सकता, ऐसे तत्व आते हैं, ठीक। कौन कौन से आते हैं भाई, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है। अब जो इनसे नीचे होंगे बेचारे वो कमजोर हैं, तो भाई इनसे हम मतलब इनके जो हमारे पास यौगिक होते हैं उनसे हम धातु कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाई इन्हें तो कोई भगा नहीं सकता, इनके मतलब इनका तो कोई अपचायक है ही नहीं, इन्हें तो इनके कोई यौगिक से भगा ही नहीं सकता ना, इनकी तो विस्थापन अभिक्रिया जल्दी से पॉसिबल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई चलो मान लेता हूँ सोडियम की हो जाए, पोटेशियम की कहां से करोगे, पोटेशियम की भी भाई बहुत धीरे धीरे होगी, मतलब जो इससे ऊपर तत्व आता है, ठीक है, सीजियम आता है, तो भाई वो कर सकते हैं, बट इससे नीचे जो मतलब मान लो पोटेशियम की रिएक्शन, हमें पोटेशियम के यौगिक से पोटेशियम प्राप्त करना है, ठीक है, अगर मैं उसकी रिएक्शन करवाऊंगा किस एल्यूमिनियम से तो हो थोड़ी जाएगी। तो भाई ऐसे जो सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर तत्व आते हैं उनको हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो उनको हम प्राप्त करते हैं उनकी गलित अवस्था में, क्या करते हैं उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। क्या
इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, तो हम क्या करते हैं, इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। बेसिकली बात क्या होती है, जैसे हमारे पास NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। अब भाई सोडियम को हम इससे हटाए कैसे हटाया जाए, तो आप क्या करें, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे। हमने क्या करा, सेकंड चैप्टर में हम थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ के आए कि विद्युत अपघटन कैसे कराते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में नहीं, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था, उसमें सोडियम कार्बोनेट क्या बनाया था, हाँ, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि में जब हमने प्रोसेस पढ़ा था पूरा बेकिंग सोडा का, दावन सोडा का, तो उसमें हमने सब पूरा पढ़ के आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो बात क्या है, जब NaCl के जलीय विलयन का हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो हमें पता है कि जो कैथोड होता है उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव वाला हमेशा अट्रैक्ट किसको करता है, पॉजिटिव वाले को। तो कैथोड पर जो मिलता है वो हमें सोडियम मिलता है, एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पर हमेशा जो अट्रैक्ट होगा, जो आकर्षित होगा, वो कौन सा होगा, Cl- वाला, यानी जो माइनस चार्ज वाला होगा। बात क्या है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं ना, हमें पता है अपोजिट चार्ज यानी प्लस माइनस को खींचता है और माइनस प्लस को खींचता है, प्लस प्लस को दूर भगाता है और माइनस माइनस को दूर भगाता है। तो भाई इसलिए कैथोड पर क्या होता है, सोडियम आ जाता है क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड पर क्लोरीन आ जाता है क्योंकि उस पर निगेटिव चार्ज होता है। अब ये मत कहना कि भाई सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज कहां से आता है और क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज कहां से आता है, क्योंकि हम इस चीज के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखना है तो आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इस चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड की विद्युत अपघटनी हम इस तरीके से भी करवा सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, तो उसमें क्या हमें मिल जाएगा, ठीक है, Al2+ मिल जाएगा और Al3+ मिल जाएगा और O2- मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा भी हम उनसे धातुएं प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास धातुओं का। इस तरीके से हमारे पास सारे क्लियर हो चुके हैं। एक बार देख लो भाई, जैसे हमने अयस्क, एक मिनट, जो हमारे पास अयस्क है, अयस्क से हमें धातु प्राप्त करनी है, तो हमारी 3 प्रोसेस हैं। जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती है, और एक लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। सबसे पहले हमें अयस्क को शुद्ध करना होता है, उसमें से मिट्टी वगैरह सब कुछ मतलब क्लियर करना होता है, जो कि हम देख चुके हैं, जो उसमें अशुद्धियां होती हैं उनको दूर भगाना होता है। फिर उसके बाद उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं उनको हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन के द्वारा अलग करते हैं और उनसे शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। जो मध्यम अभिक्रियाशील धातु हैं, अगर कार्बोनेट अयस्क है तो निस्तापन करवाते हैं, यानी उनसे धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अगर सल्फाइड अयस्क है तो उनसे भर्जन की क्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। बेसिकली बात क्या है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अयस्क से धातु ऑक्साइड बनाते हैं और धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करते हैं। फिर ये जो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड से अपचयन करवाते हैं और अपचयन के बाद हमें धातु का शोधन करना होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज बच जाती हैं। अब आपको मैं बता दूं निस्तापन क्या होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, कार्बोनेट अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। सल्फाइड भर्जन क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं लेकिन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। बस अनुपस्थिति और उपस्थिति का खेल है। जो निम्न अभिक्रियाशील धातु होती है वो तो भाई सल्फाइड अयस्क के रूप में होती है, सीधी बात है। उनका भर्जन करवाते हैं, भर्जन यानी क्या, उनसे ऑक्साइड बना लेते हैं और ऑक्साइड बना के सीधे धातु प्राप्त कर लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है धातुओं का परिष्करण, जो कि हमारा कल का टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होने वाला है। धातुओं के परिष्करण का क्या मतलब होता है कि भाई धातुओं को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती, मतलब अशुद्धता रह जाती, कमी नहीं, अशुद्धता रह जाती है, कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज उसमें रह ही जाती हैं, तो उनको भाई शुद्ध करनी, ठीक है, उसको शुद्ध करना, धातु को शुद्ध करना क्या कहलाता है, धातुओं का परिष्करण कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम ये टॉपिक करने वाले हैं कल। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर आपका टॉपिक क्लियर हो चुका हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा धातुओं का परिष्करण, ठीक है, कि धातुओं को शुद्ध कैसे करते हैं। तो एक्साइटेड रहिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टाटा, सी यू।